Hello friends, my name is Advocate Raj Tanna. I'm a practicing advocate in Honorable Gujarat High Court. आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग लॉ एंड सॉल्यूशंस। फ्रेंड, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड है। आप सब जानते होंगे जो इस इंडस्ट्री में है कि ऑन 22 दिसंबर 2020 को सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसमें उन्होंने सीजीएसटी रूल्स को अमेंड किया हुआ है और विच इज़ मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अब इस नए अमेंडमेंट में, रूल्स के अमेंडमेंट में कई सारे ऐसे प्रोविजंस और रूल्स को अमेंड किया गया है जिसकी वजह से देयर इज़ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन द मार्केट कि ये कॉम्प्लाइंस बढ़ा देगा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, जो बोनाफाइड टैक्स पेयर से उनको ये प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। तो उस रूल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसमें भी स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज ओनली फोकस्ड फॉर रूल 86B जो इंसर्ट किया गया है इस नए अमेंडमेंट के तहत, विच इज़ मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और रूल 86B talks about restricting the use of e-credit ledger lying in a electronic credit ledger of a registered taxpayer। अब ये रूल क्या कहता है, इसके क्या कंडीशंस हैं, किसको ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, किस लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगी, क्या ये रूल सस्टेनेबल है इन द आइज ऑफ लॉ, अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाए तो वेदर इट इज़ अल्ट्रा वायरस, इट इज़ नॉट अल्ट्रा वायरस, ये सारे चीज़ों के एस्पेक्ट के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त न ज़ाया करते हुए मैं आई विल गो फॉर रूल 86B। सबसे पहले मैं आपको ये रूल समझाता हूँ कि ये रूल क्या कहता है, एंड देन वी विल कंसिडर द एस्पेक्ट दैट इफ दिस रूल इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो उसके क्या रिपरकशंस या क्या हो सकता है, उसमें कौन से ग्राउंड्स पे हो सकता है। The rule says it starts with restrictions on use of amount available in electronic credit ledger. Now this rule starts with a non-obstant clause which says that notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि कोई भी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका मंथ में, किसी भी मंथ में टैक्सेबल सप्लाईज 50 लाख रुपीज से ज़्यादा हो और उस टैक्सेबल सप्लाई में आपको एग्जेम्प्ट कर देना है, नहीं कैलकुलेट करना है जीरो रेटेड सप्लाई को और एग्जेम्प्ट सप्लाई को, तो ये दो को निकालकर अगर आपका टैक्सेबल सप्लाईज किसी भी मंथ में 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो आपका जो बैलेंस पड़ा है ई क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसको आप पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं करोगे टूवर्ड्स योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जो आपको टैक्स भरना है आउटपुट टैक्स, उसको सिर्फ आप 99% ही यूज कर पाओगे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, रेस्ट का 1% होगा वो आपको कैश में भरना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके 10,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल हैं और आपको 12,000 रुपये का टैक्स भरना है तो आप 10,000 में से सिर्फ 99% यूज करोगे, रेस्ट का 1% आपके आउटपुट टैक्स को जो आपको भरना है उसके साथ आपको कैश में भरना पड़ेगा। मतलब इस रूल के तहत आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ना यूज करने के लिए आपके आउटपुट टैक्स के खिलाफ, ये आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब ये रिस्ट्रिक्शन किस किस को अप्लाई नहीं होगा, पहला हम वो समझ लें। प्रोवाइडेड दैट द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द सेड पर्सन और प्रोप्राइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर so and so have paid more than 1 lakh rupees as income tax in each of last 2 financial years। मतलब ऐसे लोग जो इसमें स्पेसिफाई किया गया है, अगर उन्होंने ईच ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर्स, 2 फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर, ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे हैव पेड 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम टैक्स, तो ये चीज़ उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी,
A registered person has received a refund of more than 1 lakh rupees in preceding financial year on account of unutilized input tax credit. यानी कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत अगर ऐसे एक्सपोर्टर्स, ऐसे जीरो रेटेड सप्लायर्स जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है अपना गुड्स और रिफंड लिया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब अंडर बॉन्ड और एलयूटी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना गुड्स एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी और उन लोगों ने पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड लिया है, तो ये चीज उनको एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे केस में अगर किसी ने इन्वर्टेड रेट ऑफ स्ट्रक्चर में रिफंड लिया है अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए का और मोर, तो ये चीज उनको भी एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि जो रिफंड के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, उसमें जो दोनों कंडीशन है, क्लॉज 1 ऐसे एक्सपोर्टर्स, ऐसे जिन्होंने एक्सपोर्ट किया विदाउट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विद बॉन्ड और एलयूटी, और सेकंड जिन्होंने रिफंड लिया है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा, तो आपको ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। फोर्थ, कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा कैश में भर दिया है, तो भी ये चीज उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल कि अगर आपका 10,000 रुपए का आपको टैक्स भरना था और आपने 1,000 रुपीज उसमें भर दिया, तो वो चीज आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, 1% से ज्यादा होगा तो क्यूमुलेटिवली। फिर अगर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या लोकल अथॉरिटी हो या स्टेट्यूटरी बॉडी हो, तो भी उनको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मोटा मोटा हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन पढ़े तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टैक्सेबल सप्लाईज 50 लाख रुपीज से किसी भी मंथ में ज़्यादा हो, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को पूरा का पूरा ना यूटिलाइज करते हुए 1% उसको कैश में भरना पड़ेगा। अगर आपने इनकम टैक्स भरा है किसी भी, ये डिफाइन किया गया है 2 प्रीसीडिंग ईच फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो नहीं। फिर आपने रिफंड लिया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स प्रीसीडिंग ईयर में 1 लाख से ज़्यादा, तो भी नहीं। इन्वर्टेड रेट ऑफ स्ट्रक्चर में रिफंड लिया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 1 लाख से ज़्यादा, तो भी नहीं। और क्यूमुलेटिवली अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपने 1% से ज़्यादा कैश भरा है, तो नहीं। ये हो गया इस रूल का इंटरप्रिटेशन, और विच इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1st of January 2021. Now the question arises whether this rule 86B is ultra virus to the act, ultra virus to the CGST act. To my humble opinion, as per my interpretation, I find this rule is ultra virus to the act. मतलब this goes beyond the act. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? उसके कुछ रीजंस है। The first reason why I am telling this, that the said rule is going beyond the object and reasons of the act. CGST एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके ऑब्जेक्ट्स और रीजंस क्या थे? कि देयर शुड बी अ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सबको अपनी क्रेडिट मिलनी चाहिए, वो ईज ऑफ नेशन, वन टैक्स वगैरह वगैरह। आप अपनी क्रेडिट जो लेते हो, अपनी आउटपुट टैक्स आप भर सकते हो, वो सब इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं। बट यहाँ पर किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना ताकि वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भर ना पाए, भले ही कैपिंग दिया हो 1%, बट इट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द एक्ट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड, द सेड रूल इज वायोलेटिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंग टू मी। थर्ड रीजन, कि रूल्स कैनॉट गो बियॉन्ड द एक्ट। दिस इज माई थर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज अगर आप CGST एक्ट उठाकर देखो तो कहीं पर भी कोई भी प्रोविजन में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है या किसी को ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको अपना जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, भले ही 1% के तहत आपको रेस्ट एश्योर्ड आपको कैश में भरना पड़ेगा। कोई भी प्रोविजन में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है, किसी भी प्रोविजन में ऐसा बताया भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सेक्शन 49 है, सेक्शन 49A है, 49B है, 49A एंड 49B ऑल्सो स्टार्ट विद नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, बट उसमें मैनर दिया गया है कि अगर आपके पास ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है तो कौन सी सीक्वेंस में एज मैनर में भी प्रिस्क्राइब्ड
ऑन विच सीक्वेंस यू हैव टू यूटिलाइज टूवर्ड्स योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब सीक्वेंस चाहे CGST पहले भरा, IGST, SGST, दैट इज इररिलेवेंट। The argument is this act itself says that whatever credit you are having in your e-credit ledger, you can utilize towards your output credit ledger। e-cash ledger को आप सेट ऑफ कर सकते हो आउटपुट टैक्स के, सॉरी, ई-क्रेडिट लेजर में आपके पास जो भी क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको आप आउटपुट टैक्स के तहत आप उसको यूज कर सकते हो। बट रिस्ट्रिक्टिंग दिस वाया दिस रूल makes this beyond the act, therefore rules cannot go beyond that। that is my second argument। दूसरा, the said restriction curtails the right of a taxpayer। क्या टैक्स पेयर का ये राइट नहीं है कि उसके पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है अपने ही क्रेडिट लेजर में वो उसको आउटपुट टैक्स के तहत यूटिलाइज कर पाए? वाई उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? ये तो उसके वर्किंग कैपिटल या उसके कैश फ्लो में सब में असर पड़ेगा। नो डाउट दिस नोटिफिकेशन हैज़ बीन इंसर्टेड बिकॉज कई सारी जगहों में हम लोगों ने देखा हुआ है कि कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फेक इनवॉइसेस के, फेक क्रेडिट के, बोगस बिलिंग के। मतलब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया होगा टू कर्टेल सम अमाउंट ऑफ फ्रॉड या ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ लोगों की वजह से जो बोनाफाइड टैक्स पेयर्स हैं, जो बोनाफाइड रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, who wants to do their ease of business, the basic motive objective of the act, वो अपना बिजनेस को ठीक से नहीं रन कर पा रहे हैं, उनके राइट्स को इफेक्ट होता है। और बेसिकली ये सब कुछ करने से टैक्स पेयर से कॉम्प्लायंस और बर्डन दोनों ज़्यादा बढ़ता है। इससे ना तो ईज ऑफ बिजनेस सही हो पाता है, ना तो टैक्स पेयर्स का कॉम्प्लायंस हो पाता है, उनको सिर्फ बर्डन ही बर्डन ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू माई माइंड the veracity of this rule which is inserted by notification number 94 of 2020 is against the law। अगर ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होता है, उसकी वैलिडिटी चैलेंज होती है, तो आई थिंक देयर इज़ अ गुड केस फॉर द बोनाफाइड टैक्स पेयर्स टू पुट अप देयर पॉइंट्स। और देखते हैं, कई सारे रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं काउंसिल्स को कि ये रूल को आप थोड़ा सा अमेंड कीजिए या फिर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस कीजिए या इसको ओमिट कीजिए वगैरह वगैरह। सब तरह से टैक्स पेयर्स, ट्रेडर्स की साइड से हुआ है, प्रोफेशनल्स ने भी रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो विल सी व्हाट इज हैपनिंग, बट एज ऑफ नाउ दिस इज बीइंग इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। सो ये रूल के तहत आपको प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लायंस भी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप वायोलेट करते हो सेक्शन 16 को या फिर यू आर वायोलेटिंग दिस रूल्स 86B, देन योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। उसका भी अमेंडमेंट इस क्लॉज में दिया हुआ है। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को इसका कंप्लाई भी करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग दूसरा वीडियोस, कई सारे वीडियोस फिर बाकी हम लोग शेयर करते रहेंगे आपको अपडेट्स देने के लिए। और आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ के बारे में सॉल्यूशन चाहते हो तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।